हाँ जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब फैंटास्टिक, बढ़िया चल रहा होगा। आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। सर, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम्स हैं। तो अभी जो आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर कह लीजिए या फिर एक असाइनमेंट कह लीजिए, शेयर किया गया है, इस असाइनमेंट का पूरा आंसर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिए। सो हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी नंबरिंग की मिस्टेक थी आपके क्वेश्चंस के अंदर, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन है। राइट, और मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों ना ऐसा करें कि 15वें क्वेश्चन से हम लोग इसका क्या करें बेटा, हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए। तो आइए सर, सबसे पहले हम लेते हैं 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको पता ही है इसमें 4 पैराग्राफ थे आपके पास, जिसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चन वहां हैं और इसके अलावा आपके पास बाकी के सेपरेट क्वेश्चंस हैं। राइट, तो 4 क्वेश्चन के बाद अगर हम 15 तक की बात करते हैं तो लगभग 9 आपके पास सेपरेट क्वेश्चंस होने चाहिए। राइट, तो भाई साहब ये पीडीएफ आप देख लीजिएगा, आपके पास होगा। तो आप आइए जरा हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 से। सर, क्वेश्चन नंबर 15 किसकी बात करता है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहले एक लीगल प्रिंसिपल देता है। देखिए, लीगल प्रिंसिपल ना, अब जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं जिसके अंदर आपके पास लीगल प्रिंसिपल्स और उसके बाद फैक्चुअल सिनेरियो दे दिया जाए और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बट पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे और इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने बनते हैं दोस्तों। राइट, बट मैं लीगल प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। जहां रिक्वायर्ड होगा वहां पे थोड़ा बहुत बताता हुआ चलूंगा बेटा। राइट, चलो। फैक्चुअल सिनेरियो क्या है, यहां से देख लीजिएगा। डी सेंड करता है अपने सर्वेंट पी को टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। अगर आपको याद हो तो भैया इतने से ही आपको एक केस याद आ जाना चाहिए जो हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर कवर किया हुआ है। आई होप आपको याद आ रहा होगा, जहां पे भाई साहब डी ने सेंड किया है पी को, क्या, अपने सर्वेंट को, कि भाई मेरे नेफ्यू को ढूंढ करके ला। राइट, और इसी समय पे वो क्या करता है बेटा, एक रिवॉर्ड जो है वो भी अनाउंस कर देता है। राइट, और सर यहां पर देखो, जो मिसिंग बॉय था ना उसको पी ढूंढ करके ले आता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि मालिक ने कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया हुआ है। राइट, यस सर। ट्रेस द बॉय एंड इन्फॉर्म डी। बेसिकली अब यहां पर यह बताना है कि सर्वेंट को रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। मुझे लगता है बच्चों ने, जिन्होंने शिद्दत से पढ़ाई की है, बिना इसके ऑप्शन देखे आंसर बता चुके होंगे। राइट, तो याद रखिएगा यहां पर सर्वेंट इज एंटाइटल्ड टू क्लेम, नो, सर्वेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम बिकॉज ही वाज इग्नोरेंट अबाउट द ऑफर एंड द आंसर इज क्या सर? सर आंसर यहां पर होने वाला है बी। आंसर क्या होने वाला है बेटा यहां पे? बी। 15 का आंसर क्या होने वाला है बेटा? बी। राइट, चलो सर, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपको? कह रहा है लीगल प्रिंसिपल एंड एग्रीमेंट। अच्छा देखो, लीगल प्रिंसिपल तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, फैक्चुअल सिनेरियो पे आओ। ए परचेज करता है हॉर्स फ्रॉम बी एंड प्रॉमिस दैट इफ द हॉर्स वाज लकी टू हिम ही वुड गिव ₹50 मोर और ही वुड परचेज अनदर हॉर्स। एक बात बताओ भाई साहब, लकी होना या नहीं होना, क्या ये लगता है आपको ये लकी होना या नहीं होना बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा? यस और नो? यस सर। और इसीलिए हम कहते हैं दैट लकीनेस ये जो है ये सर्टेन है या अनसर्टेन है? सर ये अनसर्टेन है। ये क्या है बेटा? अनसर्टेन है। मेरे लिए लकी कुछ और हो सकता है, आपके लिए लकी कुछ और हो सकता है। और इसीलिए जब भी आप अनसर्टेन चीजों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी, हाँ जी बताइए, यस द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। नहीं नहीं, देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि भैया ये वेग और लूज फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। द आंसर विल बी बी, है ना। 14 का क्या आंसर होने वाला है बेटा? बी। आइए जरा हम लोग बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर। भाई साहब ये किसकी बात कर रहा है? कह रहा है भाई देखो, ए एग्रीड टू टेक बीज हाउस। ए जो है वो एग्री कर रहा है कि वो बी का घर खरीदेगा, रेंट पे खरीदेगा 3 साल के, सॉरी, ऑन रेंट। ए एग्रीड टू टेक, अच्छा ठीक है, ए खरीदेगा नहीं बेटा, ए बी का घर रेंट पे लेगा 3 साल के लिए एट द रेंट ऑफ ₹85 के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से, प्रोवाइडेड दैट द हाउस वाज पुट टू थ्रू रिपेयर्स एंड ड्राइंग रूम जो है वो ड्राइंग रूम चाहता कैसा है बेटा? वो चाहता है जो प्रेजेंट स्टाइल है उसके हिसाब से होना चाहिए। अब देखिए एक चीज समझिए, जब हम प्रेजेंट स्टाइल की बात करते हैं, ये प्रेजेंट स्टाइल भी क्या होने वाला है बेटा? ये भी आपका सर्टेन इवेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टाइल तो माइनर से पॉइंट से चेंज हो सकता है। स्टाइल तो भैया माइनर से चीजों से क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। राइट, एंड दैट्स व्हाई इसमें क्या बोलेंगे सर, देयर इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज वेग टर्म एंड यस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 का ए हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी और सी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। राइट, चलिए उसके बाद आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर
12 आपके स्क्रीन पर सर किसकी बात करता है? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब तुमको याद ही होगा कार्डिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। शिद्दत से अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से लगा सकते हो यार, राइट। चलो सर यहां पर क्या है, वही कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो ऑफर करती है एक एडवर्टीजमेंट कि हम आपको रिवॉर्ड देंगे 100 पाउंड का। और यहां पर एक मैडम है, उन्होंने क्या कर दिया, अच्छा ये भी बोला कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो 100 पाउंड देंगे। मैडम ने क्या किया, अकॉर्डिंगली जो है उसको यूज किया, मिस कार्डिल ने इसको अकॉर्डिंगली यूज किया, बट फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर क्या मैडम को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी ये कह रही है कि हमने मैडम के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही नहीं, कार्डिल के साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। भाई साहब आंसर क्या है, यस यस यस, शी विल गेट व्हाट, शी विल गेट द कॉम्पनसेशन। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा, ये एक पब्लिक ऑफर माना जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, उसने अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है परफॉर्म किया है। यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया? जी हाँ सर बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए जरा, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। कह रहे हैं सर देखो एक्स ने 50,000 रुपए बोरो किए फ्रॉम वाई फॉर द पर्पज ऑफ स्मगलिंग। हाँ जी, ओहो भाई 50,000 रुपए मुझे दे दे, मैं स्मगलिंग करूंगा। वाई नोज ऑफ द पर्पज ऑफ द, बेसिकली यहां पर जो वाई को इसके बारे में पर्पज का पता था, राइट, पर्पज का पता था। अब देखो यहां पर कह रहे द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज कोलेटरल टू द मेन एग्रीमेंट विच इज इलीगल, सो द एग्रीमेंट इज ऑल्सो इलीगल बिकॉज, अब देखो आपको याद है, देखो एक चीज समझो, जो आपका मेन एग्रीमेंट है वो क्या है भाई, मेरे को पैसे दे दे सो दैट कि मैं इलीगल एक्टिविटी कर सकूं, पैसे दे दे ताकि मैं इलीगल एक्टिविटी कर सकूं। यहां पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ यहां पर दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक तो आपका कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा मेन कॉन्ट्रैक्ट है। बेटा मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या करना चाहते हो तुम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड माना जाएगा। इलीगल जितने भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या बनते हैं बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, इफ यू रिमेंबर, राइट। यस सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि सर देखो, अगर मान लो एस इंटेंड कर रहा है to deceive Y falsely representing that 50 mounts of the indigo are made annually at the X factory। मेरे को पता है कि मैं 50 mounts of क्या है ये इंडिगो ये नहीं बना पाता हूं, बट फिर भी मैं सामने वाले को गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। मुझे बताओ क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड? फ्रॉड का मतलब जहां इंटेंशन आ जाए, और यहां क्या है सर, यहां पर इंटेंशन साफ साफ दिखाई दे रही है, और क्योंकि यहां पर इंटेंशन दिखाई दे रही है तो दिस इज बेसिकली दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द Y बिकॉज ही इज यस। क्वेश्चन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ये पूछ रहा है, अच्छा ठीक है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या ये पूछ रहा है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वाइड, नहीं सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइडेबल होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइडेबल होने वाला है। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला बेटा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, राइट। यस सर, बहुत बढ़िया सर। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, अ पर्सन ऑफ wait yes weak intelligence made a gift of his entire property to B who was in a position to dominate him, right। तो भाई साहब याद आ रहा है क्या तुमको, undue influence वाला केस है, right। the gift have been obtained by undue influence is voidable at the option of A। क्या ये बाद में A जाकर के कह सकता है माय लॉर्ड मेरी तो मंदबुद्धि ने इसका फायदा उठा लिया गया? जी हाँ बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। सो यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर क्या लिखा है, डिसीजन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज अ, नो इट्स नॉट वैलिड, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड because A made a gift under the undue influence, so it is voidable at the option of Mr. A, right। yes sir, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आइए जी क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे, एक बार चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को और देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। ये कह रहा है भाई देखो लीगल प्रिंसिपल, ठीक है नई बात करेंगे हम लोग, लीगल ये रहा यहां से फैक्चुअल सिचुएशन, यहां से देखिए ए वो ऑन्स 2 कार, उसके पास 2 कार है, एक मारुति, अरे भैया सेम चीजें तो अपन ने क्लास में डिस्कस किया ना, यहाँ पे मारुति और सेंट्रो है, वहां पे शायद ऑल्टो 800 है हमारे पास और मारुति 800 है, राइट। ऑफर्स टू सेल बी 1 कार, ए को लग रहा है ए को लग रहा है मैं मारुति कार बेचना चाहता हूं, और बी को क्या लग रहा है भैया ये तो सेंट्रो कार जो है खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर ए इज नॉट लाइबल बिकॉज देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेज एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट, ए इज लाइबल बिकॉज हेंस इट इज सेट नो, ए इज नॉट लाइबल, ए इज नॉट लाइबल। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर क्या होगा, ए विल नॉट बी लाइबल, राइट। अकॉर्डिंगली आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। आइए जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई,
क्वेश्चन फैक्चुअल सिचुएशन है आपके पास, अच्छा पढ़ लो। टू फर्म्स entered into a written agreement, basically यहाँ पे written agreement में आता है for the sale and purchase of the tissue paper, right? Okay sir, the agreement contained a clause to effect that this agreement is not entered into nor in his memorandum written as a formal or a legal document and shall not be and shall not be subject to a legal jurisdiction in the law of the court, right? Since the goods were not delivered, the buyers brought an actions for the non delivery issue। क्या है कि भैया क्या, देखो अब समझो इसमें यहाँ पे क्या है, फैक्चुअल सिचुएशन। दो फॉर्म है जो एंटर करती है एक रिटन एग्रीमेंट के अंदर, एंड द सेल एंड परचेज ऑफ द टिश्यू पेपर। द एग्रीमेंट कंटेन्ड अ क्लॉज, उसमें एक साफ साफ क्लॉज लिखा हुआ है कि ये एग्रीमेंट जो है ना, उस पे अगर कोई भी पार्टी वायलेट कर दे तो भाई दूसरी पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकती, राइट? देखो, एंड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू अ लीगल ज्यूरिसडिक्शन। बताओ कभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? नहीं। और इसी वजह से अगर कोई भी आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसके अंदर जबरदस्ती ऐसा लिख रहे हो दैट कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे एंड एक्सेट्रा, भाई साहब उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। इसीलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो देखिए, सेलर आर लाइबल एज दे हैड एंटर्ड इनटू अ रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि वो लाइबल हो जाएगा भैया, सेलर जो है वो लाइबल हो जाएगा, भले उसने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख रखा है दैट देयर इज नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, भाई साहब फिर भी वो लाइबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करें कि किसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए, ध्यान से देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मिस्टर बेल्फर वाज एम्प्लॉयड इन द साइलन। हाँ, बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस आ गया, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जो मिसेस बेल्फर है ऑइंग टू द इल हेल्थ, वो वहीं पे इंग्लैंड में रहना चाहती है, और उसके बाद मिस्टर बेल्फर जो है प्रॉमिस करते हैं कि उसको 30 पाउंड हर मंथ भेजा करेंगे, राइट? अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भाई बाद में मिस्टर बेल्फर ने उसे भेजने से मना कर दिया, आप बताओ मिस्टर बेल्फर क्या इसके लिए लाइबल होने वाला है क्या? हाँ जी, मिस्टर बेल्फर इज नॉट लाइबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या बात करता है, मुकेश इनवाइट करता है विजय को एक डिनर पे एक होटल के अंदर, और विजय जो है एक्सेप्ट कर लेता है इन्विटेशन को। इट इज प्योरली अ सोशल एग्रीमेंट। मिस्टर विजय फेल्स टू अराइव एट अ डिनर एंड फाइंड्स आउट दैट मिस्टर मुकेश हैज टू गो आउट एंड इज नॉट अवेलेबल, राइट? अब बताओ यहां पर जो है, यहां पर भाई साहब मिस्टर विजय लाइबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस, आप बताओ यहां पे लाइबल होगा क्या? नो सर, दिस इज व्हाट सोशल एग्रीमेंट, और सोशल एग्रीमेंट में कभी भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, राइट? यस सर, मिस्टर विजय इज नॉट लाइबल, राइट? यस सर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पांचवे का क्या बेटा? बी। पांचवे का आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है, राइट? चलो बहुत बढ़िया सर, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात और सर, इसके बाद ना आपके वो 4 पैराग्राफ है, इसके बाद क्या है बेटा? आपके वो 4 पैराग्राफ है। तो अब आपका पैराग्राफ नंबर 4 देखिएगा एक बार, पैराग्राफ नंबर 4 देखिएगा एक बार, राइट? सर देखिए पैराग्राफ नंबर 4 क्या बात करता है, एक बार पैराग्राफ पढ़ लें जल्दी से। हाँ जल्दी से पढ़ लेते हैं। इट इज अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है दैट पार्टीज कैन नॉट बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑल द कोर्ट्स। मैंने क्या बोला कि भाई जबरदस्ती का कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं डाल सकते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन खत्म कर रहे हैं, ना ना ना, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सच अ कॉन्ट्रैक्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट in restraint of the legal proceedings and contravenes section number 28 of the Indian Contract Act 1872. However, where the parties to the contract confer jurisdiction on one amongst the multiple courts having proper jurisdiction। लेकिन ये जरूर कर सकते हो कि भाई देख मैं इस एरिया में रहता हूं, तू उस एरिया में रहता है, हाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी कल को डिस्प्यूट होता है तो कौन से कोर्ट में जाएंगे? तो कोर्ट को डिसाइड जरूर कर सकते हो कि हम इस ज्यूरिसडिक्शन में जाकर के या इससे अलग किसी और ज्यूरिसडिक्शन में जाकर के कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है। टू एक्सक्लूजन ऑफ ऑल द अदर कोर्ट्स, राइट? द पार्टीज कैन नॉट बी सेड टू हैव outstated the jurisdiction of all the courts. Such a contract is valid and will bind the parties to the civil actions under section 28. Agreement to restrain ध्यान रखिएगा of a legal proceeding void एवरी एग्रीमेंट्स, राइट? तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हैं जिसमें आप रिस्ट्रेन कर रहे हैं लीगल प्रोसीडिंग को, तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड मान लिया जाएगा, राइट? By which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract by the usual legal proceeding in the ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his right, और नीचे लिखा हुआ है बेटा which extinguishes the right
off any party thereto or discharge any party thereto from any liability under or any respect of any contract on the expiry of the specified period so as to restrict any party from enforcing his rights is void to the extent, right? तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आप नहीं डाल सकते जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग किसी पर्टिकुलरली कुछ कह लीजिए जो पार्टी है किसी को हम बरी कर रहे हैं कि भाई आप जाओ, आपसे हम लोग किसी तरह से परफॉर्मेंस नहीं लेंगे, कम से कम उसके अंदर हम लिख नहीं सकते, एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते राइट ऑफ एनी पार्टी देयर टू, राइट, और डिस्चार्ज एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, किसी भी लाइबिलिटी से, राइट। चलो ये सब बातें क्लियर है। चलो सर आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ए जो कि मुंबई में रहता है एंड बी जो कि दिल्ली में रहता है, ध्यान से देखना, ए कहां मुंबई में, बी कहां दिल्ली में, वो एंटर करते हैं इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स, द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस partly in the Mumbai and partly in Delhi, correct है? चलो ठीक है। There is a clause in the agreement which stipulates that the event of a dispute between the A and B, the court in the Kolkata would have exclusive jurisdiction to decide the dispute। हाँ हो सकता है, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। A and B agreed to be said clause in order to avoid dispute over the choice between the two proper places of jurisdiction, Mumbai and Delhi, in the given situation which of the following statement is true। हाँ जी, क्या statement जो है true है? The clause relating to the jurisdiction in this इट इज रिस्ट्रेन ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग। क्या मैंने आपको बोला था रिस्ट्रेन पे आपको ध्यान रखना है, यस, और इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यस। यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो है वो क्लॉज दिया हुआ है। ये क्लॉज कहाँ से गिवन है, कहाँ से रिलेटेड गिवन है बेटा, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, राइट, यस सर, यस सर, यस सर, राइट। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ बोलते हैं ए जो कि चेन्नई में रहता है, बी जो कि बेंगलुरु में रहता है, वो दोनों एक एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर द सेल एंड द सप्लाई ऑफ द गुड्स, द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस पार्टली इन द चेन्नई पार्टली इन द बेंगलुरु। पिछले बार की तरह है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। देयर इज अ क्लॉज इन द एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट दैट इन द इवेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, द कोर्ट ऑफ चेन्नई वुड हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट। सेम है, बिल्कुल हो सकता है। ए एंड बी एग्रीड टू बी to the said clause in order to avoid the dispute over the choice between the two proper place of jurisdiction, Chennai and Bengaluru, in the given situation which of the following statement is true। हाँ जी, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पर ट्रू लग रहा है, राइट। देखिए जो क्लॉज है रिलेटिंग टू जुरिस्डिक्शन इज वैलिड, क्यों, क्योंकि भाई चेन्नई हैव जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड, भाई इन लोगों ने डिसाइड किया था ना आपस में कि कौन से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, तो इसीलिए क्या होने वाला है बेटा, वैलिड होने वाला है, राइट। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सर पैराग्राफ 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट। आप इसको रोमन में भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए ध्यान से देखिएगा, ए जो है रेजिडेंट ऑफ आगरा है एंड बी जो है रेजिडेंट ऑफ भुवनेश्वर है, राइट। एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स, राइट। द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस पार्टली इन द आगरा एंड पार्टली इन द बेंगलुरु, करेक्ट है। देयर इज अ क्लॉज इन द एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट दैट इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन द ए एंड बी, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, नाइदर ऑफ देम कैन अप्रोच टू द कोर्ट। अच्छा बताओ ये हो सकता है क्या, ऑफ लॉ है ना, और टेक रिसोर्स ऑफ एनी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट, ना ही ये किसी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट के पास जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, बताइए जरा जल्दी बताइए, ऐसा पॉसिबल है। दिस क्लॉज रिलेटिंग टू जुरिस्डिक्शन इज नॉट वैलिड, दिस क्लॉज रिलेटिंग टू जुरिस्डिक्शन इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होने वाला है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। ए एक रेजिडेंट है ऑफ अहमदाबाद एंड बी रेजिडेंट ऑफ रांची है, वो दोनों एंटर करते हैं फॉर द सेल एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स, द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस पार्टली इन द अहमदाबाद पार्टली इन रांची। सारे क्वेश्चन का लगभग सेम पैटर्न है, राइट। अब देखो यहां पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है, क्लॉज 6 ऑफ द एग्रीमेंट स्टिपुलेट्स दैट इवेंट of a dispute arising between A and B within 6 months from entering into the contract, they can approach to a court in either Ahmedabad or Ranchi। ये कह रहे हैं कि भाई 6 महीने के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम या तो अहमदाबाद जाएंगे या रांची जाएंगे। अच्छा भाई ठीक है, एज बोथ जैसा भी इनके जुरिस्डिक्शन में आ जाए, और टेक रिसोर्स टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, राइट, टू सेटल द डिस्प्यूट। और क्लॉज 7 कहता है एग्रीमेंट डिस्प्यूट दैट इज द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 6 मंथ, तो भैया तुमको मिलेगा फुल्लू, कुछ नहीं, मतलब आफ्टर 6 मंथ देयर इज नो जुरिस्डिक्शन। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगेन मैं कहूंगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। सर इस केस में अगर मैं कहना चाहूं तो भाई आपको क्या कहना है, भाई देखो हाँ ये वाला सर, बोथ क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 दोनों ही वॉइड हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, वॉइड हो जाएंगे, राइट। यस सर, यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई साहब देखो बताओ कौन सा ट्रू लग रहा है आपको, तो हम लोग कह रहे हैं पार्टीज कैन नॉट
बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूज द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल द कोर्ट, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, राइट। सो ये पूरे आंसर्स मैंने आपको दिए हैं किसके बेटा, आपके पैसेज नंबर 4 के, राइट। तो अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है सर पैसेज नंबर 3 की। आइए जरा पैसेज 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ पैसेज 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रीड्स एज फॉलोज, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, हाँ जी सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, सिंपली मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ ऑफर है, यहाँ ऑफरी है, जिस दिन इसने ऑफर दिया, राइट भाई, मान लो 1 को 1/10 को, क्या उस दिन होगा क्या, नहीं, लेकिन ऑफरी ने जिस दिन इसको एक्सेप्टेंस दे दी है ना, मान लो 10/10 को, तो हो गया कंप्लीट, राइट। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने आपको ये बताया था, याद है, हाँ यही सारी बातें यहाँ पे लिखी है, आप एक बार पढ़ लीजिए, आप एक बार पढ़ लीजिए। जिस दिन ये इसके पास पहुंच जाता है, मान लो ये 8 तारीख को पहुंचता है 8/10 को, तो उस दिन आपका ऑफर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और ये एक्सेप्टेंस जिस दिन भेज रहा है उसी दिन आपका एक्सेप्टेंस क्या मान लिया जाएगा बेटा, कंप्लीट मान लिया जाएगा, राइट। अब देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ, अब मैं सोच रहा हूँ सेक्शन नंबर सॉरी पैराग्राफ 3 के सीधे क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्टार्ट कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, राइट। आ जाओ, एस वांटेड टू परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी, एस जो है मान लो मैं हूं, मैं कंपनी के शेयर परचेज करना चाहता हूं, मैंने कंपनी को कहा भी शेयर भेज दे, कब बोला मैंने, 1 अप्रैल 2021 को, एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाया मैंने, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑफर, मैं क्या दे रहा हूं उसको, ऑफर दे रहा हूं, राइट, नहीं ऑफर नहीं है वो, इन्विटेशन टू ऑफर है, कि मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूं, सॉरी ध्यान से सुनो, सॉरी, हाँ एक्चुअली कंपनी ने पहले क्या किया था, कंपनी ने पहले शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया था, क्या किया था, इनवाइट किया था बच्चे, कंपनी ने जब शेयर होल्डर को इनवाइट किया था ना, तो अब शेयर होल्डर क्या भेज रहा है बेटा, शेयर होल्डर इसको ऑफर भेज रहा है, क्या भेज रहा है, ऑफर भेज रहा है, करेक्ट है, एक्चुअली में ऐसा ही होता है, जब वो एड्स निकालते हैं या फिर कह लीजिए प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, तो वो क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है, और उसके बाद शेयर होल्डर क्या करता है, उसको बेटा उसको उसको ऑफर देता है, वो क्या करता है, उसको ऑफर देता है, राइट, यस। अब देखिए इसको कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पे, a letter of allotment of shares addressed to S, which is an acceptance of the offer to purchase shares, was posted by the company कब 10 मार्च 2021 को, but the letter never reached to S, लेटर जो है S के पास पहुंचा नहीं। अब एक बात बताओ, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होनी थी कंपनी की तरफ से, क्या वो एक्सेप्टेंस पहुंचा क्या, नहीं सर वो एक्सेप्टेंस पहुंचा ही नहीं। अच्छा अब जब एक्सेप्टेंस पहुंचा ही नहीं तो क्या बोल सकते हो इस पे, इस केस में आप क्या बोल सकते हो, सर क्या हो रहा है इस केस के अंदर, आप बताओ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एस, क्योंकि एस ने जिस दिन भेजा उसी दिन ये कंप्लीट हो गया, नहीं एस के लिए कंपनी ने जिस दिन भेजा उसी दिन ये कंप्लीट, लेकिन नॉट कंप्लीटेड अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के लिए हुआ क्या, नहीं कंपनी के लिए ये नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, कंपनी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है कंपनी के लिए कंप्लीट नहीं माना जाएगा, राइट, यस सर। ए हु इज इन मुंबई मेक्स एन ऑफर फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स टू द बी हु इज इन दिल्ली, राइट, ठीक है, वाया द मोबाइल फोन कॉल, ठीक है ठीक है ठीक है, ड्यूरिंग द सेम कॉल ए ऑफर करता है, ऑफर इज एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेड बाय बी, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एग्रीड बिटवीन ए एंड बी, गुड्स आर टू बी सप्लाइड एट द पुणे, है ना, गुड्स कहां सप्लाई किए जा रहे हैं, पुणे के अंदर, करेक्ट है। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है भाई कहां पर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो रहा है, एक चीज याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कंक्लूड कहां होता है, ए हु इज इन मुंबई मेक्स एन ऑफर, जो ऑफर जहां से कर रहा है ना वहीं पे, इसीलिए क्या आंसर आएगा बेटा यहाँ पे, मुंबई, याद रखिएगा, गांठ बांध के रख लो अपने पास, राइट, चलो ठीक है सर। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है सर, ये कहता है एक्स हु इज इन गांधीनगर मेक्स एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ द सेकंड हैंड लग्जरी कार टू द वाई हु इज इन जम्मू सॉरी वाया एन ईमेल सेंट ऑन द जनवरी 15 2021 एट 2:03 पे, ओह ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स ऑफर इज एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली एक्सेप्टेड बाय वाई via an email sent on January 15 2021 at 4:04 पे। द ईमेल कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस इज रेड बाय एक्स, अब भाई एक्स ने पढ़ लिया जनवरी 15 2021 को एट 7:05 पे। इन द गिवन सिचुएशन क्या भैया कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कब हो रहा है आपको ये बताना है, हाँ जी बताइए जरा, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड हो रहा है। देखो एक्स के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो उसने 15 जनवरी 2021, हाँ जी इसके लिए 15 जनवरी 2021 4:04 पे, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक्स ऑफर इज एब्सोल्युटली अनकंडीशन था यहां पे, और वो सेंड जब कर रहा है, जिस दिन वो सेंड कर रहा है ना, जिस दिन वो मेल सेंड कर रहा है उस दिन माना जाएगा। और जबकि अगर हम बात करें, हाँ जी जबकि अगर हम बात करें, वेट
एज अगेंस्ट वाई की बात करें तो वाई की बात करें अगर तो भैया इसके लिए आ जाएगा 15 जनवरी 7:05। तो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे होना है आंसर आपका थर्ड, राइट। चलो 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 बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाइए। एक्स जो कि आगरा में रहता है वो ऑफर करता है सेकंड हैंड सेल ऑफ द लग्जरी कार टू द वाई, ठीक है, जो जम्मू में रहता है, वाई एंड मेल, ठीक है, 15 जनवरी 2021 का मेल है 2:03 का। हाउएवर द मेल डिड नॉट रीच वाई, वाई के पास वो मेल पहुंचा ही नहीं, राइट, वाई के पास ये मेल पहुंचा ही नहीं ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स एट द सर्वर which is located in Delhi. Thereafter, X makes a mobile phone call to the Y on January 15, 2021 at 4:04 and makes him the same offer देता है as was made in the email, जो email में उसने भेजा था। In the same mobile phone call, the offer is absolute and unconditional accepted by Y at 4:10। 4:10 पे वो उसी समय पे हाँ बोल देता है बात करते करते। In the given situation बताओ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस, कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका कंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ जी कब हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कैसे हो रहा है, अब तुम बताओ। आगरा में था, आगरा से कॉल किया, राइट, हाँ आगरा में था, आगरा से कॉल किया, तो आगरा में ही बेसिकली जो है ये कंक्लूड हो रहा है, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी, राइट। चलो गांठ बनवाई थी, याद है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, व्हेन द वर्ड ऑफ द एक्सेप्टेंस आर स्पोकन इनटू द टेलीफोन दे आर पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और द ऑफरर as to be beyond the power of acceptor, the acceptor cannot recall them in the light of the given proposition। आपको क्या बताना भैया, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सर communication being instantaneous the contract immediately arises ठीक है सर, देखो ध्यान से देखो सर, communication is being instantaneous, तो यहां पर क्योंकि तुरंत से आपका कम्युनिकेशन हो गया, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज इमीडिएटली कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर एज वेल एज द एक्सेप्टर। अच्छा ठीक है सर इसके अलावा क्या लिखा है, द कम्युनिकेशन से एक बार मैं ऊपर देख लेता हूँ, वेट व्हेन द वर्ड्स ऑफ द एक्सेप्टेंस आर स्पोकन इनटू द टेलीफोन, टेलीफोन पे बात की गई है, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए चौथा पढ़ लीजिए आप यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट क्या लेते हैं, कम्युनिकेशन बीइंग नॉन इंटेनियस द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द वर्ड ऑफ द एक्सेप्टेंस आर स्पोकन इनटू द टेलीफोन, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है क्या, बोलो कौन सा आंसर, बी, 1 and 2 both। the communication जिस समय पे इंटेनियस the contract immediately arise, उसी समय पे arise हो जाता है, the communication being इंटेनियस the communication of acceptance is immediately complete as against the proposer as well as the acceptor, दोनों के अगेंस्ट है ना। और ये याद रखना मैंने किस केस में आपको लिखवाया था, मैंने लिखवाया हुआ इन द केस ऑफ पोस्टल या फिर मेल वगैरह का जो केस होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, थोड़ा टाइम लगता है कम्युनिकेशन को होने में, और इसी वजह से वहां पर एक्सेप्टेंस में ऑफर में आपको थोड़ा सा समय दिखाई देगा, गैप आपको दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका बी, राइट। चलो इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो जी सर, पैराग्राफ 3 भी आपका हुआ खत्म। अब आ जाइए पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ, आ जाओ जी, पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ आ जाओ। It is essential to the creation of the conduct that both the parties should agree upon the same thing in the same sense। हाँ नहीं पढ़ रहे हैं, आसान सा है तुम कर लोगे, है ना। क्विड प्रो क्यो की बात कर रखी है इन्होंने। आ जाओ जी सीधे क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बात की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट्स द असेंशियल ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है बेटा, बताओ मिसरिप्रेजेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है, जल्दी बताओ सर। मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब मैंने ऐसे सही बोला है उसको, ऑफ द फैक्ट विच इज मेड, सही क्यों पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, मुझे भी पता नहीं था, इंटेंशन नहीं था मेरा भी, अनइंटेंशनल, राइट। लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो अनट्रू है, वो क्या है बेटा, गलत है। तो भैया यही है आपका आंसर पहले का, राइट। चलो उसके बाद आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है बेटा, वो आंसर है आपका क्या, देखो द एक्सप्रेशन फ्रॉड मीन्स, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि भाई साहब फ्रॉडुलेंट एक्ट का मतलब क्या है, राइट। तो यहाँ पर देखो द एक्सप्रेशन फ्रॉड मीन्स इंटेंशन टू डिसीव, करेक्ट है, डिसीव तो है ही, बिल्कुल डिसीव तो होना ही चाहिए। द फ्रॉड इज एन एक्ट ऑफ डेलिबरेट, बिल्कुल डेलिब्रेशन होता है, डेलिब्रेशन होता है, डिपिक्शन होता है, राइट। फ्रॉड अराइजेज आउट ऑफ द डेलिबरेट एक्टिविटी रोल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन अबाउट द फैक्ट। हाँ तीनों सही है, राइट। तो भैया यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 1 2 3 कहाँ दिख रहा है, ये लो जी सी पे, 1 2 3 सी पे दिख रहा है। तो भैया ये तीनों ही सही होने वाले हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 3 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इसको ध्यान से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। सर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर करेक्ट दिखाई दे रहा है। फ्रॉड एक इनोसेंट रॉन्ग है,
फ्रॉड इनोसेंट रॉन्ग है. वेयर द मिसरिप्रेजेंटेशन इज द इंटेंशनल रॉन्ग. नहीं नहीं, ये सही नहीं है. द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज दैट द फॉर्मर, यानी कि फ्रॉड वाला जो द पर्सन मेकिंग द सजेशन. नहीं, फ्रॉड में सजेशन नहीं होता, विलफुल होता है वो तो. द फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बोथ इज नॉट अ मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच मिसलीड्स द प्रॉमिस. इज नॉट अ मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स विच misleads the promise. The fraud and misrepresentation both innocent wrong. नहीं, ये innocent wrong भी नहीं है भाई, ये innocent wrong भी तो नहीं है दोस्त, right? The principal difference between the fraud and misrepresentation is that the former, the person making the suggestion does not believe. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. फ्रॉड में तुम एक बात बताओ, फ्रॉड में अगर तुमको बिलीव हो जाता कि ये तो हमारे साथ फ्रॉड ही हो रहा है ना, तो क्या वो फ्रॉड हो पाता? वो फ्रॉड कहलाता ही नहीं. मैं तुमको ताजमहल अपना कह के बेच रहा हूं, फ्रॉड तुमको बिलीव हो रहा है क्या? बिलीव हो रहा है भाई तुमको, तो क्या एक्चुअली में मैं फ्रॉड परफॉर्म कर भी पाऊंगा? नहीं. लेकिन जब तुम बिलीव नहीं कर पा रहे हो, जो मैं बता रहा हूं वो सही लग रहा है तुमको, तुमको एक्चुअल की सच्चाई पता नहीं है, तभी तो फ्रॉड पॉसिबल है. यस, एंड दैट्स व्हाई आंसर विल बी बी. आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा, राइट? चलो बहुत बढ़िया सर. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मिस्टर ए सेल करता है कार टू मिस्टर वाई, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, विद अ नॉलेज दैट द कार इज डिफेक्टिव. अच्छा ठीक है. बिफोर बाइंग द कार मिस्टर वाई सेज मिस्टर ए कि भाई इफ यू डोंट डिनाई इट आई शैल एज्यूम कि कार परफेक्ट है. तुम अगर डिनाई नहीं कर रहे हो ना तो मैं मान लूंगा कि कार तो बहुत बढ़िया सी है. अब तुम मुझे बताओ कि यहां पर क्या आंसर होना चाहिए. हाँ जी, ए इज लाइबल. क्यों? फ्रॉड भी किया इसने और मिसरिप्रेजेंटेशन भी किया, ऐसा? या फिर ए इज नॉट लाइबल? नहीं, नॉट लाइबल तो नहीं होना चाहिए. ए इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ये रहा, इज इक्विवेलेंट टू स्पीच एंड हेंस अ फ्रॉड, राइट? ए का साइलेंस जो है वो इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाएगा और इसीलिए इसे फ्रॉड बोला जाएगा. इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा बेटा? फ्रॉड बोला जाएगा. इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा? फ्रॉड बोला जाएगा. हाँ जी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी? कौन से बताओ 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 बताओ. द साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड बट द अदर पार्टी हुज कंसेंट वाज टेकन एंड डिस्कवर्ड द ट्रुथ, है ना? साइलेंस जो है अमाउंट टू फ्रॉड हो सकता है, लेकिन तुमने अगर खुद से डिस्कवर कर लिया ट्रुथ एंड हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ, द ऑर्डिनरी डिलीजेंस से कि मैंने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, शक्ल देख के लग रहा है नहीं इसकी नहीं हो सकती, राइट? तो भाई साहब यहां पर ये वाला स्टेटमेंट जो है वो यहां पर नॉट बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी. यहां पर वॉइडेबल नहीं होने वाला है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी, राइट? चलो ठीक है, करेक्ट है सर. अब आ जाओ जी कहां पर? क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाओ. लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ लास्ट क्वेश्चन है. अगेन यहां पे ना कुछ बातें बता रखी हैं आपको, मैं बता दूं. यहां पर फोर्स मेज्योरे क्लॉज के बारे में बता रखा है. जनरली ऐसे सिचुएशंस होते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं आपको. देखिए कोविड-19 पेंडेमिक हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो परफॉर्म नहीं हुए ऑन टाइम. तो यहां पर क्या बता रहे हैं? यहां पे बता रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे केसेस आते हैं और आ रहे होंगे, लेकिन यहां पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जहां पर फोर्स मेज्योरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर क्लॉजेस होते हैं कि जहां पर मान लो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है जो कि अनकंट्रोलेबल है, जो कि क्या है बेटा? अनकंट्रोलेबल है बाय द एक्ट ऑफ गॉड है. जैसे हमने पेंडेमिक देखा, या फिर किसी तरह से लेट्स से कि कहीं पे फायर है, यहाँ पर या कहीं पे बाढ़ है, किसी भी तरह की इस तरह की चीज जो है फोर्स मेज्योरे क्लॉज में उसको क्या मिल सकती है बेटा? एग्जेम्पशन मिल सकती है. ये बात यहां पर की हुई है. अब उसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं. क्वेश्चन देखिएगा, बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज above which of the following is correct? इनमें से कौन सा आपको करेक्ट मिलता है? अब देखो, अब जब इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से करेक्ट कौन सा है. तो भैया देखो, इम्पैक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द फोर्स ऑफ द फोर्स मेज्योरे क्लॉज इज डिपेंडेंट अपॉन द वे सच क्लॉज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही हर कॉन्ट्रैक्ट में आप मान लोगे कि फोर्स मेज्योरे क्लॉज है. नहीं, वो हमेशा कहां होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा, अदरवाइज ये नहीं माना जा सकता, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. इमेजिन देयर इज अ डोमेस्टिक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स और for the certain price between the A and B. However, in the presence of the same, both A and B forget to negotiate and agree on the terms of a force majeure. Even and the contractual document does not contain a force majeure clause.
in such a situation what would be the fate of the contract in the event that the covid-19 की ठीक है सर। यहाँ देखो, यहाँ कह रहे इमेजिन करो कि एक डोमेस्टिक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स फॉर अ सर्टेन प्राइस बिटवीन ए एंड बी, हाउएवर परसुएंस ऑफ सेम बोथ ए एंड बी फॉरगेट टू नेगोशिएट एंड एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ द फोर्स मेज्योर। फोर्स मेज्योर पे इन्होंने एग्री किया ही नहीं। अब मुझे बताओ इस केस में क्या हो सकता है? हाँ जी जल्दी बताइए सर। इन द एब्सेंस ऑफ द क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में रिस्टोर द एप्लीकेबल लॉज। जो लॉज एप्लीकेबल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उसको देखा जाएगा, राइट। वहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि यहां पर किसी और तरह के कोई भी और सेक्शंस लग सकते हैं, तो वो सेक्शंस जो है कोर्ट देखेगा, वो लगाएगा, राइट। चलो सिंपल है, सिंपल। In the same fact situation as mentioned above with the modification that there is a force majeure clause in the contract, मान लेते हैं अब है force majeure clause between A and B. Let us suppose that B who has supplied the goods to A on certain date and time faced issue in relation to the procurement of goods due to the mill strike. एक बात बता दो बेटा, मिल स्ट्राइक जो है वो ना कभी भी फोर्स मेज्योर के लिए नहीं कैपेबल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्ट ऑफ गॉड होना चाहिए सर। क्या ये मिल स्ट्राइक जो है एक्ट ऑफ गॉड है क्या? नहीं, जनरली ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं होता है, राइट। और इसीलिए यहां पर आपका आंसर क्या आएगा बोलो सर? यहां पे बी कैन रिवोक द फोर्स मेज्योर क्लॉज। नहीं, सच अ सिचुएशन कैन नॉट बी such a situation cannot be covered under the force majeure as it just a clause of disappointment expectations, hence B cannot invoke the clause, right। चलो ठीक है, बढ़िया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। टिपिकली द MAE, अब देखो वहां पे मटेरियल एडवर्स चार्ज की बात की गई है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोविजन इन एग्रीमेंट कंटेम्पलेट्स events which if they occurs or are likely occurs would have a material adverse change। हाँ जी, किसके अंदर? असेट्स, बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी में, लाइबिलिटी में, फाइनेंस कंडीशन के अंदर, रिजल्ट के अंदर, ऑपरेशंस टारगेट्स के अंदर, इन सब चीजों के अंदर, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है आगे, और दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्टिंग द पार्टीज टू consummate the transactions or the validity of enforceability of the contract parties to its rights and remedies under the contractual document. Which of the following sample clause in a contract resemble an MAE clause? कौन से वाले sample clause में आपको ये दिखाई दे रहा है? आपको ये बताना है, देखिए ये रहा आपके पास, और मुझे बताइए कहाँ दिखाई दे रहा है? पढ़िए आप सैंपल में। In the event either party is unable to perform its obligation under the terms of his agreement because of the strike, equipment of transmission failure or damage reasonably beyond the control। आप बताओ यहाँ पे स्ट्राइक भी आ रहा है, तो ये होगा क्या? ये नहीं होगा बिल्कुल। Except with respect to the payment of obligation under the agreement, no party shall be liable for, nor such party shall be considered in the breach of this agreement due to any failure to performance with obligation under this agreement as a result of the cause beyond the control, earthquake, labor problem, unavailability of the supplies एक्सेट्रा। क्या यहाँ पे आंसर क्या होगा भी? नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की गई है? लेबर प्रॉब्लम की बात की गई है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई की भी बात की गई है। सारी चीजें एक्ट ऑफ गॉड में है क्या? नहीं है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ द अबव। यानी दोनों में से कोई भी क्लॉज जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल बाय माय साइड, राइट। सो मनीष रॉय साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। KP Classes, dedicated to excellence.